brought to you by Infinix. Killer deals on Infinix smartphone सितंबर 11 से सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। लल्लन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है पॉडकास्ट बाजा। डाउनलोड करें दी लल्लन टॉप ऐप। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति रहते हुए हमेशा अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए खबरों में रहे। कभी नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को रॉकेटमैन बुला देते, तो कभी कहते कि अमेरिका में बन रही बॉर्डर वॉल का खर्चा मैक्सिको देगा। ये सब चुटकुलिया बयान थे, मजाक में उड़ा दिए गए, लेकिन ट्रंप की लापरवाही का भयानक अंजाम होना था। साल 2020 में चुनाव में हारने के बाद ट्रंप ने हार मानने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि चुनाव में धांधली हुई है। ट्रंप के फैंस ने ये सब सुना और जिस दिन चुनाव पर मुहर लगनी थी, अमेरिकी संसद को चारों ओर से घेर लिया। कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए, खूब हंगामा बरपा। आखिरकार ट्रंप ने मरे मन से व्हाइट हाउस खाली किया, लेकिन इसके बावजूद भी कभी नहीं माना कि चुनाव में उनकी हार हुई थी। नियम के अनुसार कोई व्यक्ति 2 टर्म तक अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है। इसका मतलब हुआ कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा करने की उनकी पूरी मंशा है। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुनाव साल 2024 में होने हैं। इस बीच ट्रंप एक बार फिर से खबरों में हैं। बीते दिनों उनके मारा-लागो घर पर FBI ने रेड डाली। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप अपने साथ व्हाइट हाउस के कई खुफिया दस्तावेज भी ले गए थे। लगभग 300 ऐसे दस्तावेज ट्रंप के घर से बरामद हुए। इस रेड की चर्चा अमेरिका में हर तरफ है। विरोधियों का कहना है कि ट्रंप अब एक आम नागरिक हैं, ऐसे में टॉप सीक्रेट दस्तावेज अपने पास नहीं रख सकते। जवाब में ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने ये दस्तावेज डिस्क्वालीफाई कर दिए थे। जब पूछा गया कि कब और कहां किए, तो ट्रंप ने जवाब दिया अपने मन में। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका में बहस छिड़ गई कि क्या राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। कल यानी मंगलवार को वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने इस मामले में एक रिपोर्ट पब्लिश की और सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप के घर से मिले दस्तावेज टॉप सीक्रेट क्लियरेंस से ऊपर की श्रेणी के हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से एक दस्तावेज में एक दूसरे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी है। आज जानेंगे ट्रंप के घर से और क्या क्या मिला है, अमेरिका में दस्तावेजों की क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है। साथ ही तुलना करते हुए जानेंगे कि भारत में खुफिया जानकारी को लेकर क्या नियम कायदे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत से पहले एक जरूरी सूचना, दुनिया भर की खबरों में रुचि रखते हैं तो आपको एक किताब के बारे में बताए देते हैं। हाउ अमेरिका बिकेम सुपर पावर नाम की ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू FM ऐप पर और साथ ही कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले 500 लोगों को 50% की छूट भी मिलेगी। इसके लिए आपको डालना होगा एक कोड LT50 का। सूचना समाप्त, अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। साल 1974 अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर अपने प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की जासूसी का इल्जाम लगा था। इसे वाटरगेट स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। निक्सन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति बने जेराल्ड फोर्ड ने उन्हें प्रेसिडेंशियल पार्डन यानी माफी दे दी। निक्सन के कार्यकाल में हुए काम की जांच हुई। पता ये चला कि व्हाइट हाउस छोड़ते हुए निक्सन ने सभी दस्तावेज जला दिए थे। इसके चलते साल 1978 में अमेरिका में एक नया कानून बना, प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स एक्ट यानी PRA के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके दस्तावेज, ईमेल और सभी पत्र पब्लिक प्रॉपर्टी माने गए। तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होते ही सभी दस्तावेज नेशनल आर्काइव में जमा कर दिए जाते हैं। फिर साल 2016 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जनवरी 2021 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ और जाते हुए वो व्हाइट हाउस से कुछ बक्से भी अपने साथ ले गए। पता चला कि इन बक्सों में ना सिर्फ ट्रंप के पर्सनल दस्तावेज थे, बल्कि वो कई टॉप सीक्रेट दस्तावेज भी अपने साथ ले गए थे। टॉप सीक्रेट दस्तावेज माने क्या? अमेरिका सहित कई देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को 3 लेवल्स में क्वालिफाई किया जाता है। पहला और सबसे निचला लेवल है कॉन्फिडेंशियल। इस लेवल की जानकारी को पब्लिक के साथ साझा नहीं किया जाता, मसलन हथियारों और मिलिट्री शक्ति से जुड़ी जानकारी। इसके ऊपर सीक्रेट लेवल होता है। इसमें वो जानकारी होती है जिसके लीक होने से दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी भी इसी लेवल पर क्लासिफाई की जाती है।
सबसे ऊपर का लेवल होता है टॉप सीक्रेट, वो जानकारी जिसके बाहर आने से देश की सुरक्षा को अभूतपूर्व क्षति हो सकती है। मसलन देश के दुश्मनों से जुड़ी जानकारियां, न्यूक्लियर हथियार जैसे संवेदनशील मुद्दों की जानकारी। कोई अगर इन दस्तावेजों को एक्सेस करना चाहे तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। सीक्रेट दस्तावेजों को एक्सेस करने के लिए अलग अलग लेवल्स के क्लियरेंस दिए जाते हैं, उन्हें भी जानकारी के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। मसलन अगर किसी व्यक्ति को टॉप सीक्रेट जानकारी से जुड़ा काम है तो उसे पहले टॉप सीक्रेट क्लियरेंस लेना जरूरी है। क्लियरेंस हासिल करने के लिए अलग अलग लेवल्स की सुरक्षा जांच से गुजरना होता है और इन 3 लेवल्स के अलावा कुछ स्पेशल क्लियरेंस भी होते हैं जिनका स्कोप किसी विशेष प्रोजेक्ट तक ही सीमित रहता है। इस जानकारी को लीक करने पर सजा का प्रावधान है। सजा के लिए अमेरिका में एस्पियोनाज एक्ट नाम का कानून है। हालिया समय में जिन लोगों पर एस्पियोनाज एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है उनमें एडवर्ड स्नोडेन और जूलियन असांज का नाम प्रमुख तौर पर शामिल है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ गोपनीय जानकारी के प्रबंधन के लिए बने कानून का नाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ओएसए। ओएसए को 1923 में लागू किया गया था और आज़ादी के बाद इसे ज्यों का त्यों अपना लिया गया। ये कानून सरकारी मुलाजिमों सहित आम नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इस कानून के तहत खुफिया जानकारी लीक करने पर 14 साल कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा 2 और कानून हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 और पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997। इन दोनों में खुफिया जानकारी को संभालने और डिक्लासिफाई करने का तरीका बताया गया है। अमेरिका के बरक्स भारत में खुफिया जानकारी के लिए 3 क्लासिफिकेशन लेवल्स के अलावा एक चौथा लेवल भी होता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्टेड। कैसे तय होता है कि कौन सी जानकारी किस लेवल पर होगी? साल 2010 में भारत सरकार ने सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर जारी किया जिसमें खुफिया जानकारी को कैसे ट्रीट किया जाएगा इसका प्रोसीजर बताया गया था। इसके मुताबिक भारत में टॉप सीक्रेट जानकारी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे नहीं साझा की जा सकती, वहीं सीक्रेट फाइल्स अंडर सेक्रेटरी लेवल तक ही रखी जाती हैं। अब ये भी आपको बता देते हैं कि खुफिया जानकारी को डिक्लासिफाई करने का क्या तरीका है। पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 के अनुसार भारत सरकार अंडर सेक्रेटरी लेवल और उससे ऊपर के किसी लेवल के अधिकारी को डिक्लासिफिकेशन की जिम्मेदारी दे सकती है। इसके अलावा दस्तावेजों को हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है और 25 साल पूरे होने पर इन दस्तावेजों को नेशनल आर्काइव में ट्रांसफर कर दिए जाने का नियम है। हालांकि 1974 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण सहित कई ऐसे दस्तावेजों को नेशनल आर्काइव में जमा नहीं किया गया है। ऐसी ही एक रिपोर्ट और है, भगत हैंडरसन बुक्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में 1962 में भारत को चीन से मिली हार की समीक्षा की गई। 60 साल बाद भी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं हो पाई है। इसके अलावा 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का भी कोई सरकारी इतिहास अवेलेबल नहीं है। साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसे संसद में पेश किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट के एनेक्शर को अभी तक सीक्रेट रखा गया है जो 22 वॉल्यूम का है और हर वॉल्यूम में 100 पन्नों की जानकारी है। इसमें पाकिस्तानी सेना के पास से मिले खत, डायरी और मैप्स की जानकारी है। साल 2021 में भारत सरकार ने डिक्लासिफिकेशन के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की जिसके अनुसार अब युद्ध की स्थिति में 2 साल के अंदर एक रिव्यू कमेटी का गठन होगा और 5 साल के भीतर युद्ध के रिकॉर्ड डिक्लासिफाई किए जाएंगे। अब जानते हैं ट्रंप अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स ले गए उनकी गोपनीयता का लेवल क्या है और वो FBI के हाथ कैसे लगे। ट्रंप की व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ही नेशनल आर्काइव्स इन दस्तावेजों को हासिल करने में लगा हुआ था। इस बीच ट्रंप को कई बार रिक्वेस्ट भेजी गई कि वो ये दस्तावेज जमा करा दें। फिर इसी साल जून में ट्रंप ने एफिडेविट जमा करते हुए कहा कि वो सभी दस्तावेज जमा करा चुके हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट इससे संतुष्ट नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप के किसी नजदीकी व्यक्ति ने जानकारी दी थी कि ट्रंप के फ्लोरिडा वाले आवास पर सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। इस आवास का नाम है मारा-लागो। अपने कार्यकाल के दौरान ट्रंप अपना अधिकतर वक्त यहीं बिताते थे। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की मेहमान नवाजी भी यहीं पर की जाती थी। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी ट्रंप विदेशी मेहमानों को बुलाते हैं। आशंका है कि इन विदेशी आगंतुकों की खुफिया दस्तावेजों तक पहुंच हो सकती है, इसलिए अमेरिकी सरकार जल्द से जल्द ये दस्तावेज वापस लाना चाहती थी। ट्रंप के इनकार के बाद पिछले महीने 8 तारीख को मारा-लागो पर रेड मारी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार FBI टीम को खास निर्देश दिए गए थे कि वो न्यूक्लियर हथियारों से जुड़े दस्तावेजों पर खास ध्यान दें। रेड में करीब 300 दस्तावेज जब्त किए गए। पिछले दिनों एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई थी जिसमें यह दिखाई दे रहा था कि मारा-लागो के एक कमरे में फर्श पर ये दस्तावेज बिखरे हुए थे। दस्तावेजों में है क्या, अब ये भी आपको बताते हैं।
यूं तो अमेरिकी सरकार ने इन दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने सरकारी सूत्रों के हवाले से इस मामले में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके अनुसार इस रेड में मिले कई दस्तावेजों में बहुत संवेदनशील जानकारी मौजूद है। इतनी कि FBI के अधिकारियों को इन दस्तावेजों को रिव्यू करने के लिए अलग से क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के पास से मिले दस्तावेजों में टॉप सीक्रेट लेवल के करीब 100 दस्तावेज हैं। इनमें से एक दस्तावेज की खास चर्चा हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक दूसरे देश की न्यूक्लियर डिफेंस से जुड़ी डिटेल्स हैं। हालांकि ये देश कौन सा है, इसका जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। एक और दस्तावेज है जिससे अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार इस दस्तावेज की हेडिंग है इन्फो प्रेसिडेंट फ्रांस। अंदर क्या है इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जुड़ी जानकारी हो सकती है। ट्रंप कई बार मैक्रोन की निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारी होने की बात कह चुके हैं। रोलिंग स्टोन मैगजीन की एक रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप कई बार अपने दोस्तों के बीच डींगे हाँकते हैं कि उनके पास मैक्रो के सेक्स लाइफ से जुड़ी जानकारी है, जो उन्हें इंटेलिजेंस से मिली है। इस मामले में ट्रंप की ओर से अगर कोई भी खबर पब्लिक में लीक हुई तो अमेरिकी फॉरेन रिलेशंस का जंजाल बन सकता है। ट्रंप का इस मामले में क्या कहना है? रेड की खबर आने के बाद ट्रंप ने कहा था कि सरकार उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सब कर रही है। क्लासिफाइड दस्तावेजों की बात पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने इन दस्तावेजों को डी-क्लासिफाई कर दिया था। इस बात पर उनके विरोधियों और समर्थकों में बहस छिड़ गई है। टेक्निकली देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास किसी दस्तावेज को डी-क्लासिफाई करने की ताकत है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा करने के लिए क्या राष्ट्रपति का लिखित या मौखिक बयान जरूरी है? नियमों में इस बात का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति अगर ये बात कम्युनिकेट ना करे तो बाकी लोग इस बारे में जानेंगे कैसे? फिलहाल ये सवाल मीडिया में उछाले जा रहे हैं। कोर्ट में सवाल उठेगा अगर सरकार ट्रंप के खिलाफ कोई केस दर्ज करती है। इस मामले में खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में ट्रंप पर एस्पियोनाज एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है। ट्विटर, फेसबुक आदि से ब्लॉक होने के बाद ट्रंप इन दिनों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, न्यूक्लियर वेपन की बात झूठ है जैसे रूस वाली बात झूठ थी। इम्पीचमेंट एक झूठ था। कोई है जो इन खबरों को प्लांट करवा रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने इस मामले में कोर्ट में एक अपील भी डाली, जिसके तहत वो FBI द्वारा जब्त दस्तावेजों के रिव्यू के लिए एक थर्ड पार्टी की नियुक्ति करने में सफल हो गए हैं। इस फैसले के बाद संभव है कि जस्टिस डिपार्टमेंट की जांच में लंबा वक्त लग सकता है। कारण वही है, इस थर्ड पार्टी को भी पहले टॉप सीक्रेट क्लियरेंस लेने की जरूरत होगी। अमेरिका की बात को अब यहीं विराम देते हैं। अब चलते हैं बड़ी खबर के दूसरे हिस्से पर। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके चलते रूस के अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश के लिए एक नई विदेश नीति लेकर आए हैं, जिसमें भारत विशेष स्थान रखता है। क्या है ये नीति? आइए समझते हैं। पुतिन ने नई नीति को मंजूरी देते हुए 31 पन्नों का एक दस्तावेज जारी किया है। दस्तावेज में इस नीति को लेकर कई दावे किए गए हैं, जैसे इस नीति को मानवतावादी कहा जा रहा है। इसके अलावा नई नीति में ये बात प्रमुखता से कही गई है कि रूस को रूसी दुनिया के विचारों और परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। इस दौरान पुतिन ने नई नीति में एक शब्द का यूज किया, रूसी दुनिया। ये कौन सी दुनिया है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें रूसी भाषा, रूसी संस्कृति, रूसी लोग समाहित हैं। इसमें रूसी इतिहास भी शामिल है। बस इसी को पूरी दुनिया में प्रमोट करने की बात इस नई नीति में कही गई है। रूसी दुनिया के विचार पर रूस के बहुत से दक्षिणपंथियों का मानना है कि दुनिया में जितने भी रूसी भाषी लोग रह रहे हैं, उनके समर्थन के नाम पर दूसरे देशों में रूस का दखल जायज होगा। इसके अलावा इस नीति में जो भी बातें कही गई हैं, अब उनको एक एक करके जान लेते हैं। रूस विदेशों में रहने वाले अपने लोगों को उनके अधिकार दिलाने में, उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उस देश में उनकी रूसी पहचान को बचाने में समर्थन देगा और मदद करेगा। इस नई नीति में रूसी भाषी लोग जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हैं, उनकी तारीफ भी की गई है। नीति में कहा गया है कि विदेशी जमीन पर बसे रूसियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि मजबूत हुई है। हमारे नागरिकों की वजह से रूस को लोग एक ऐसे लोकतांत्रिक देश के रूप में देखते हैं जो एक नई दुनिया बनाने के लिए प्रयासरत है। रूस में ऐसे दक्षिणपंथी लोग बड़ी तादाद में हैं जो आज भी रूस को उसी उरूज पर देखना चाहते हैं जो उरूज सोवियत संघ का 1991 के पहले था। वो रूस का बाल्टिक सागर से लेकर मध्य एशिया तक की जमीन पर अपना जायज अधिकार मानते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जमीन पर अब दूसरे देश बसे हुए हैं जो इन रूसी विचारों को रद्द करते हैं। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, इस नीति से रूस दूसरे देशों में अपना प्रभाव बनाने की मंशा रखता है।
नीति में कहा गया है कि रूस को जॉर्जिया के 2 इलाकों अब्खाजिया और ओसेतिया के साथ भी रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है। 2008 में रूस और जॉर्जिया के बीच जंग हुई थी। उस वक्त रूस ने अब्खाजिया और ओसेतिया को आज़ाद देश का दर्जा दे दिया था। ऐसा ही कुछ यूक्रेन में हो रहा है, जहां यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क राज्यों को रूस ने आज़ाद घोषित कर दिया है। जैसा कि हमने पहले बताया, रूस की इस नई विदेश नीति में भारत का अहम रोल है। नीति में कहा गया कि रूस को चीन और भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, साथ ही मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के साथ अपने संबंध और मजबूत करने चाहिए। जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, तब से उसकी अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ तलखी बढ़ी है। आए दिन ये देश रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा रहे हैं। हाल ही में G7 देशों ने रूसी तेल की कीमतों पर लगाम लगाने का भी फैसला लिया। इस फैसले में भी भारत और चीन का जिक्र अलग से हुआ। वो इसलिए क्योंकि यूरोप और अमेरिका के साथ रूस के बिगड़े रिश्ते जल्द ही सुधरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत और चीन ऐसे मुल्क हैं जो रूस से उसका तेल खरीद सकते थे, इसलिए रूस ने भारत से आगे भी उसका तेल खरीदने की उम्मीद जताई थी। यूरोप और अमेरिका के साथ बिगड़े संबंधों के चलते रूस अपने व्यापारिक संबंध ठीक करने के लिए भारत, चीन और अफ्रीकन देशों पर ही आश्रित है और वो इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि इस नई रूसी नीति में भारत का जिक्र किया गया है। रूस की ये नई नीति बाहरी दुनिया में रूसी प्रभाव बढ़ाने का ये पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले भी रूस ऐसे कई प्रोजेक्ट और नीतियों पर काम कर चुका है। उनमें से एक पहल थी 2007 में बनी रुस्की मीर फाउंडेशन। इसमें सीधा हाथ व्लादिमीर पुतिन का था। उन्हीं के आदेश से इसे बनाया गया था। इस फाउंडेशन का मकसद था रूसी भाषा और रूसी कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट करना और दुनिया पर रूस के प्रभुत्व को बढ़ाने के रास्ते तैयार करना। इस फाउंडेशन को रूसी सरकार स्पॉन्सर करती है। दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रूसी दुनिया नाम की इस अवधारणा में पुतिन के सोवियत रूस के पुनरुत्थान का सपना मिला हुआ है, जिसकी जड़ें प्राचीन रूसी साम्राज्य में हैं। रुस्की मीर फाउंडेशन के अध्यक्ष व्याचेस्लाव निकोनोव का साल 2008 का एक बयान सुनिए। रूसी दुनिया का विचार रूस के बाहर अभी ठीक से पहुंच नहीं पाया है। 20वीं सदी की शुरुआत में हमारी आबादी 17 करोड़ थी और दुनिया की आबादी 1 अरब थी। माने इस दुनिया पर रहने वाला हर 6वां व्यक्ति रूसी साम्राज्य में रहता था। आज देश की आबादी 14 करोड़ है, जबकि धरती की आबादी 6 अरब हो चुकी है, यानी हर 43वां व्यक्ति रूसी है। रूसी दुनिया को प्रमोट करने के ये तरीके समय समय पर आते रहे हैं। नई नीति उसका ही एक हिस्सा है। कई विचारक ये भी कहते हैं कि पुतिन रूस को समय में वापस ले जाना चाहते हैं। पुराने सिंबल्स को जिंदा करना आधुनिक विस्तारवादी नेताओं के सिलेबस का एसेंशियल हिस्सा है। फिर चाहे 1938 में हिटलर की 1000 ईयर थर्ड राइक की अवधारणा हो, वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ताइवान को लेकर महत्वाकांक्षा हो, या व्लादिमीर पुतिन की एक रूस अखंड रूस वाली भाषा हो। इसी के साथ आज का दुनियादारी समाप्त होता है। उम्मीद है कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुभ रात्रि, शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।